रिकॉर्डिंग माइक ऑफ। चलिए, वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। आज जो हम लोग लेक्चर डील करने जा रहे हैं दैट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीना। तो आज हम लोग एंटीना के कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे। एंटीना के थोड़े से डेप्थ में जाएंगे और डेप्थ में जा करके उसकी एनालिसिस की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, एंटीने को अगर हम एंटीने के स्ट्रक्चर को बनाएं तो एंटीना होता क्या है। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एंटीना एक हमारे लेंथ है और उस लेंथ की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, λ/2 होनी चाहिए। ये चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे आपका वर्टिकल हो। अगर ग्राउंडेड एंटीना है तो ग्राउंडेड एंटीना में नीचे की तरफ λ/4 लेंथ मिल जाती है और एक ऊपर λ/2 मिल जाएगी। तो ये आपकी बन जाएगी मार्कोनी एंटीना, यानी टोटल कितनी हो जाएगी λ/4 मिल करके टोटल ये मिल जाएगी इनमें λ/2। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थे कि एंटीना के लिए होना क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि एंटीना अगर हमारा कोई है, मान लीजिए ग्राउंड से एंटीना हमने लिया हुआ है, किसी एल लंबाई का एंटीना है, तो उसमें अगर हम लोग करंट यहाँ पर फीड करते हैं, जब इसमें करंट फीड की जाती है तो एक ग्राउंड में कर दी जाती है, एक एंटीना में फीड कर दी जाती है। कई तरीके से फिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये है कि जब हम इसमें करंट को फीड करते हैं तो करंट जो है वो इस तरीके से इसमें ऐसे ऐसे करंट एसी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है इसमें गीगाहर्ट्ज में होती है या मेगाहर्ट्ज में होती है, या बहुत ज़्यादा हुई तो 100 किलोहर्ट्ज के आसपास हुई, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, बल्कि ये 100 किलोहर्ट्ज के आसपास या उससे ऊपर मेगाहर्ट्ज के रेंज में ही एंटीना में फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी से एक अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर डेवलप हो जाएगी और इस पूरी रॉड में जो ये कंडक्टर है इसके अंदर फ्लो करेगी। अब जब ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर फ्लो करती है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप करती है। क्या डेवलप करेगी? फील्ड को डेवलप करेगी, अपने चारों तरफ एक एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कर देगी और एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे डेवलप करेगी। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जो हमारी करंट डेवलप होती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी पावर जा रही है। पावर जाने का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगी। पावर तभी जाएगी जब इसमें कोई करंट फ्लो करेगी। तो इस करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी आर डिस्टेंस पर, यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पर जितनी करंट पाई जाएगी, एंटीना से किसी आर डिस्टेंस पर जितनी करंट हमें मिलेगी उस करंट को हम बोलते हैं रिटार्डेड करंट। दिस इज नोन एज अ रिटार्डेड करंट। अब एंटीना में देखिए, एंटीना के अंदर कितनी या कंडक्टर के अंदर कितनी करंट है, यहाँ पर हमारा कंसर्न इससे नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारा एंटीना के लिए कंसर्न होगा उसका मतलब है कि हम एंटीना से दूर किसी आर डिस्टेंस पर जा करके वहाँ पे करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट करें। अगर हम एंटीने पे ही हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। एंटीने का पर्पस क्या होता है? एनर्जी को रेडिएट करना और किसी हायर डिस्टेंस पर जा करके वहाँ से एनर्जी को लेना। तो ये जो रिटार्डेड करंट का एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं I बराबर Im साइन ओमेगा और ब्रैकेट में T माइनस R अपॉन V। ये इसका एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे R क्या चीज है? R इज द डिस्टेंस। V क्या चीज है? V इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। I बराबर Im साइन ओमेगा T माइनस R अपॉन V। इस करंट से हमें किसी आर डिस्टेंस पर करंट यहाँ पर मिलेगी। Im क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करें, साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर बाई वी लिख सकते हैं। ओमेगा में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा Im साइन ओमेगा टी को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसको 2πf लिख दीजिए, 2πf आर अपॉन वी। एक ये डेरिवेशन हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए, बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस 2πr और ये हो जाएगा V/F। अब ये जो V/F है ये क्या चीज है? दिस इज नोन एज द लैम्डा। Im
ध्यान से देखिएगा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, बिल्कुल बेसिक यहाँ पे निकल के आता है। बेसिक कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये वी बाई एफ इज नोन एज द लैम्डा, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा यहाँ लिख देते हैं वेवलेंथ। पीछे से आप लोग पढ़ भी चुके हैं, मालूम भी है आप लोगों को। अब यहाँ जो फैक्टर हमारा 2 पाई बाई लैम्डा है, इसको एक नया नाम देंगे जिसका नाम हम लोग देंगे बीटा। दिस इज नोन एज द बीटा। बीटा इज नथिंग बट ए फेज कांस्टेंट। आपको याद होगा जब हम लोगों ने ट्रांसमिशन में पढ़ा था तो वहां पर दो कांस्टेंट को पढ़ा गया था, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा। यह बीटा इज नोन एज द फेज कांस्टेंट। ये वही फेज कांस्टेंट है, वहां पे 2 पाई बाई लैम्डा आपने लिया था और यहाँ पे इसको 2 पाई बाई लैम्डा को बीटा लिखा गया है। इसका मतलब दिस इज सेम। तो जो इसका एक्सप्रेशन हमारा बना वो करंट का एक्सप्रेशन बना आई एम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा और आर, सॉरी लैम्डा नहीं बीटा आर। या बीटा बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इज नोन एज द फेज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्टिकल एंटीना से कोई भी एंटीना है, इस एंटीने से अगर हम आर डिस्टेंस पर देखेंगे रिटार्डेड करंट, तो उसका एक्सप्रेशन हमें मिलेगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर बनता है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई एम, इसको एक दूसरा नोटेशन भी हम लोग देते हैं ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा आर। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट करंट की वेवफॉर्म को बताता है। ये जो आपका अंदर आया है दिस इज द एंगल थीटा। इट कैन बी रिटन एज आई एम e की पावर j थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी माइनस बीटा आर। तो रिटार्डेड करंट कब दिया है तो इसका मतलब ये होता है। दूसरा इसी एक्सप्रेशन में कभी कभी हम लोग लिख देते हैं, इसका नोटेशन यहाँ से मान लीजिए लेट आई बराबर आई एम और साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता क्या है कि तीन हमारी डायमेंशंस होती हैं, इसको हम पहले भी कभी बता चुके हैं। एक एक्स होती है, एक वाई होती है और तीसरी डायमेंशन जेड। तो ये जो जेड है दिस इज नोन एज द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जिस डायरेक्शन में वेव हमारी जा रही है उस डायरेक्शन का ये प्रोपोगेशन, यानी वेव हमारी किधर जा रही है, इधर जा रही है, ऊपर की ओर चल रही है, जेड डायरेक्शन में चल रही है। अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज दैट, ये जो शो कर रहा है ये है। और निगेटिव साइन जो शो कर रहा है यहाँ लिख देते हैं निगेटिव साइन शोज द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्वेश्चन आता है। एंड पॉजिटिव साइन शोज द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन को बताएगा और नेगेटिव साइन शो करेगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को। किस फेज कांस्टेंट से? वो बीटा जो कोफिशिएंट होगा जेड का, कोफिशिएंट ऑफ जेड विल बी फेज कांस्टेंट, विल बी फेज कांस्टेंट। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। माइनस क्या शो करेगा? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। बीटा इसका कोफिशिएंट फेज कांस्टेंट बताएगा और जेड आपको सीधे बताएगा कि किस एक्सेस के अलॉन्ग इसमें मोशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बनता है, ये पॉइंट वाइज इसमें चलेंगे सारी चीजें क्योंकि ये बहुत बड़ी है चीज। इसमें आप
खुद से नहीं कर पाएंगे, इसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं हमने, वही आपको हम बताएंगे। फिर आता है H5, ड्यू टू डाइपोल और स्मॉल करंट एलिमेंट। अब यहाँ पर एक नाम जो है वो अक्सर आया करेगा, स्मॉल करंट एलिमेंट। इसको हम लोग डीएल से दिखाते हैं। ये किससे शो किया जाता है? डीएल से, स्मॉल करंट एलिमेंट। ये क्या चीज़ है? देखिए, लंबाई एंटीना की मान लीजिए इतनी बड़ी है और इसमें हमारी करंट आई जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी आई के लिए नहीं निकालते हैं। यहाँ पर हमें जब एंटीना की थ्योरी की बात करते हैं या किसी फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इस एलिमेंट पे ये मानते हैं कि इसकी जो करंट है, ये जो एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो डीएल है, स्मॉल एलिमेंट। तो इसी स्मॉल एलिमेंट को जो कंसीडर किया जाता है, इससे हम लोग निकाल करके देन उसकी वजह से जनरलाइज करते हैं। जो इसकी वजह से होगा वही पूरे की वजह से होगा। तो यहाँ जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बजाय पूरा लेने के स्मॉल एलिमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमने कहा कि अगर किसी को झूठ बोलना है या कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उसको जनरलाइज कर दीजिए कि इसको कोई ऐसी चीज़ मत देना जिसमें सच्चाई हो, क्योंकि ये झूठ बोलता है। जनरलाइज कर दिया। लेकिन जो झूठ बोलता है वो क्या है? वो उसका एक एलिमेंट है, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी तरीके से एंटीना जो हमारा है पूरा वायर ना लेकर के वो रियल लेंथ सीधे सीधे नहीं ली जाती है, बल्कि इसके एक एलिमेंट की वजह से बात की जाती है। तो ये जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग काट के एक छोटा सा अलग कर लेते हैं। अब ये बन गया एलिमेंट, दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। हालांकि ये डीएल इतनी लंबाई का होता है कि आपको दिखाई ना दे, इसका मतलब ही होता है एलिमेंट। डीएल इज द लेंथ विच इज नॉट अपियर बाय द पर्सन। इतनी छोटी लंबाई होती है, दिखाई नहीं दे, तो आपको फिर भी दिखाई दे रही होगी। इसकी वजह से हम लोग काम करते हैं। तो इस एलिमेंट की वजह से जो H5 है वो होता है Im dl sin थीटा अपॉन 4 पाई। अंदर का एक्सप्रेशन आएगा cos ओमेगा T1 बटे आर स्क्वायर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा T1 अपॉन सी आर। ये एक्सप्रेशन आता है। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है और कैसा है? इसमें अगर इस एलिमेंट से किसी थीटा एंगल पे, इस एलिमेंट से किसी थीटा एंगल पे हम लोग देखें आर डिस्टेंस पर, where c is the velocity of light, c velocity of light है। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहीं पे भी लिखा जाएगा, कहीं पे सी लिखा जाएगा, उससे कंफ्यूज मत होइए। तो इस पॉइंट पे जो H5 आएगा वो आएगा Im, जबकि Im क्या है? इसमें फ्लो होने वाली करंट। Im डीएल साइन थीटा, ये जो एलिमेंट है डीएल साइन थीटा, इसके बीच में एंगल जो बन रहा है उसका साइन थीटा अपॉन 4 पाई और cos ओमेगा T1, cos ओमेगा T1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा T1 बटे सी आर। अब यहाँ T1 क्या चीज़ है, इस T1 को समझते हैं। ये T1 आपका जो अभी पीछे हम लोगों ने निकाला था, ओमेगा T1 बराबर ओमेगा टी माइनस बीटा जेड या बीटा आर। यहाँ पे आर डिस्टेंस ले रहे हैं तो बीटा आर। अभी पीछे हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था जिसमें हम लोगों ने लिखा था आई बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस बीटा आर। ये वही वाला जो है, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया? इसको लिख दिया ओमेगा T1। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसको आप समझते जाइए। इसको खाली हरफन मौला की तरह से मत लीजिएगा कि हाँ हाँ हो गया हो गया। इसको समझिए कहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गहराई से आप लोग भी उसको सुनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। साइन के अंदर जो एंगल है उसको हमने एक नया एंगल मान लिया ओमेगा T1। तो इस एक्सप्रेशन में पूरा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बड़ा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको
सीधे सीधे छोटे एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब इसमें हमारी तीन चीजें हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन कंपोनेंट्स हैं। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। पहला जो कंपोनेंट इसमें है वो ये वाला, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ H5, ये एम्पलीट्यूड है। दूसरा जो कंपोनेंट है दिस इज नोन एज इंडक्शन फील्ड। इंडक्शन फील्ड। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रेडिएशन फील्ड। इंडक्शन फील्ड को हम लोग नियर फील्ड भी बोलते हैं, और रेडिएशन फील्ड को हम लोग फार फील्ड बोलते हैं। फार मतलब दूर। तो पहला तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, दूसरा इंडक्शन फील्ड हो गया, और तीसरा रेडिएशन फील्ड हो गया। तो एंटीने के लिहाज से हमारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें फील्ड है वो रेडिएशन फील्ड है। इंडक्शन फील्ड जस्ट एंटीने के पास होने होती है। जैसे मान लीजिए ये एंटीने को हम लोग कंसीडर करें, इस एंटीने को मान लीजिए हम यहाँ कंसीडर करें, तो इसके जस्ट नियरर में जो आएगी, ये जो नियरर में आएगी, पास नहीं। जैसे कोई बगल में खड़ा है और वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो बोली जाएगी इंडक्शन फील्ड। इंडक्शन इफेक्ट है ना, हम लोग पढ़ते हैं इंडक्शन इफेक्ट। तो कॉइल उसमें दूर नहीं होती, कॉइल के पास ही कॉइल होगी, तो उसको इंडक्शन इफेक्ट बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन। बट रेडिएशन फील्ड कौन सी है? रेडिएशन फील्ड जो दूर पे हो, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर। तो एंटीने का जो मेन पर्पज है वो रेडिएशन फील्ड से है, इंडक्शन फील्ड से नहीं है। हम लोग अपना रेडियो लेकर के रेडियो स्टेशन पे ही खड़े होकर के रेडियो नहीं सुनेंगे। अगर ऐसे सुनना है तो आप सीधे लाइव टेलीकास्ट ही अंदर ही जाकर के क्यों ना सुनिए, आप सीधे लाइव जो गायक गा रहे हैं उनको सुनिए। हमारा मेन पर्पज ये है कि एंटीने से आने वाली वेव अगर हम 10 किलोमीटर दूर हैं तो वहां हमारे रेडियो में सुनाई दे। तो एंटीने का मेन पर्पज है रेडिएशन फील्ड। तो इसमें जो हमारे लिए खास तौर से एंटीने की फील्ड इंपॉर्टेंट है वो ये वाली फील्ड है, दिस इज द फार फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। रेडिएशन फील्ड का इसका पर्पज नहीं है, नॉट यूज, नॉट यूजफुल लिख दिया, ये यूजफुल नहीं है। तो रेडिएशन फील्ड ही हमारे लिए यूजफुल होती है। अब ये जो रेडिएशन फील्ड होती है, इसको अगर हम देखें तो H5, इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये जो बड़ी एक्सप्रेशन हमने लिखी है, इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो रेडिएशन फील्ड है वो और आर, आर में रिलेशन क्या है, H5 इज प्रोपोर्शन टू 1/r। ये इसके एक इम्पोर्टेंस को देखिए, यहाँ पर जो फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे H5 कम होता चला जाएगा। H5 मतलब मैग्नेटिक फील्ड। H5 क्या चीज होती है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में नहीं थे उनके लिए बता दें, दिस H5 इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन को, ये तो हमारा था H का एक्सप्रेशन, अब इसी तरीके से जब E का एक्सप्रेशन होता है तो सीधे सीधे हम उसमें फार फील्ड आपके लिए लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दो ही फील्ड होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो ए थीटा बराबर आई एम डी एल साइन थीटा
ओमेगा साइन ओमेगा T1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन C स्क्वायर R, इसका ये होता है फॉर्मूला। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ऑन सॉल्विंग, आपके लिए सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दे रहे हैं, जो सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा ए थीटा बराबर, बल्कि मैग्नीट्यूड होता है ये 60 पाई IM DL अपॉन लैम्डा R। यहाँ पर IM और यहाँ पर M, एक चीज यहाँ पे नोटेशन आपको समझना है, ये ई थीटा यानी किसी भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। कोई एंटीना है, उसे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका फॉर्मूला है, और थीटा को यहाँ पर 90 डिग्री लिया गया है। तो यहाँ पर 60 पाई IM DL अपॉन लैम्डा R। इसी जगह अगर हम लोग H5 भी लिखते हैं तो H5 हो जाता है IM DL बाई लैम्डा R, 2 लैम्डा R। थीटा बराबर यहाँ साइड में लिख देते हैं 90 डिग्री। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों में एक चीज आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि इफ इसमें जो करंट है, ये वाला फैक्टर IM is the peak current, peak value, then A theta will also be peak intensity। अगर हमारा IM पीक वैल्यू है तो ये भी पीक वैल्यू होगी, एंड इफ IM is RMS value, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, then A theta will also be ERMS। क्या हो जाएगी? ERMS। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हमको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकें। हमने ये कहा कि अगर हम पीक करंट को पीक वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे पीक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अगर हम करंट को IRMS लेते हैं तो यहाँ पर फील्ड भी RMS की निकलेगी। लेकिन अगर हम पीक वैल्यू लें तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है कि RMS और पीक वैल्यू में हमारा कुछ नहीं करना है, यही जो पीक वैल्यू है इसी को बाई √2 कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगी? ये हमारे वैल्यू निकल आएगी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, देखिए कहाँ पे √2 आप करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपने, फिर से हम रिपीट आपको कर रहे हैं, अगर हमने करंट को ऑलरेडी IRMS ले रखा है तो ERMS ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसको बाई √2 आपको नहीं करना है, उसको आपको बाई √2 फिर से नहीं करना है। अगर हमको